मेरे नौजवान साथियों, नमस्कार। दोस्तों, आज के मुख्य विषय के तहत मैं देखता हूं कि कितना वक्त बच पाएगा। भाषा के संबंध में मैं कुछ बातें करूंगा और खासकर इसका जो संदर्भ है, आज 14 सितंबर है, हिंदी दिवस है, इसे ही आप मान लें। लेकिन पहले आइए कुछ दूसरी खबरों को देख लेते हैं। न्यूज़पेपर में तो इसके बारे में बहुत कुछ नहीं छपा है, लेकिन दूरदर्शन न्यूज़ पर बहुत ही प्रोमिनेंटली ये खबर दिखाई गई थी। रेडियो न्यूज़ में भी ये पहली हेडलाइन थी। इसके कहने के पीछे पर्पस क्या है? पर्पस ये है, देखिए, कि अगर दूरदर्शन में ऑफिशियल मीडिया है, कोई खबर बहुत प्रोमिनेंटली दिखाई जा रही है, तो इसका मतलब है कि उसकी नेशनल वैल्यू है। और फिर जब आप रेडियो में उसे फर्स्ट हेडलाइन के रूप में सुनते हैं, तो इससे यह सिद्ध होता है कि नहीं, ये बहुत महत्व की खबर है। अखबार वाले उसे कितना महत्व देते हैं, ये उनकी अपनी स्वतंत्रता है, अपना दृष्टिकोण है। तो अगर आप रेडियो न्यूज़ और दूरदर्शन न्यूज़ से जुड़े हुए हैं, तो आप समझ गए होंगे कि मैं किस न्यूज़ की चर्चा करने जा रहा हूं। जी हां, कल एक बहुत बड़े समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, और ये समझौता हुआ है वेदांता और फॉक्सवान कंपनी के बीच में। ये फॉक्सवान कंपनी कहाँ की है, ये मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ। थोड़ा सा होमवर्क कीजिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर मैं सारी चीज़ें आप लोगों को बताता चला जाऊँगा ना, तो आप मानसिक रूप से जड़ होते चले जाएंगे, और मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। इसलिए थोड़े थोड़े काम मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ, और ऐसा मैं जानबूझ करके करता हूँ। अदरवाइज तो न्यूज़ में भी था और अखबारों में भी है कि ये जो फॉक्सवान है वो किस देश का है। लेकिन मैं चाहूँगा कि इसके बारे में आप लोग खुद पता लगाएं। वेदांता, फॉक्सवान और साथ में गुजरात की सरकार तो है ही, इनके बीच में एक समझौता हुआ है, और ये समझौता हुआ है सेमी कंडक्टर और डिस्प्ले फैब बनाने के लिए। भारत में सेमी कंडक्टर, आप कह लीजिए, विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए। आपको ध्यान होगा कि पिछले शनिवार को हम लोगों ने जो वीकली क्वेश्चन दिया है, उसका संबंध सेमी कंडक्टर हब से ही है, कि भारत किस तरीके से अब अपने यहाँ सेमी कंडक्टर को बढ़ावा देने की लगातार कोशिश में लगा हुआ है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लगभग 1.5 लाख करोड़, 1.54 करोड़ रुपए का यह प्रोजेक्ट है। तो जब ये लगेगा तो आप सोच करके देखिए, इससे कितने रोजगार मिलेंगे, सरकार को कितना रेवेन्यू मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि सेमी कंडक्टर जो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई है, उसके बारे में हम कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भी बनते चले जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। रिपीट कर रहा हूँ कि फॉक्सवान कंपनी के बारे में प्लीज़ आप एक बार पता कर लीजिएगा। खबरें जो दूसरी अखबारों में हैं, उनमें से एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है दोस्तों, कि चुनाव आयोग ने किस तरीके से कुछ राजनीतिक दलों को बिल्कुल निष्क्रिय घोषित कर दिया है। संख्या चलिए टोटल मान लीजिए, अभी तक वो 537 540 ऐसे राजनीतिक दलों को निष्क्रिय घोषित कर चुका है। उन्हें उनके मान्यता क्या है, आप कह लीजिए कि अब वो चुनाव नहीं लड़ सकते, कोई चुनाव चिन्ह का उपयोग नहीं कर सकते। इसकी चर्चा हम लोगों ने पहले की थी, आपको ध्यान होगा, इसलिए मैं बहुत विस्तार से इसके बारे में नहीं जा रहा हूं। लेकिन मैं एक बात आप सबसे जरूर कहना चाहूँगा कि हमारे संविधान का जो अनुच्छेद है वो 324, वो चुनाव आयोग से संबंधित है। बाद में फिर जो दूसरे अनुच्छेद हैं वो फिर चुनाव के बारे में बात करते हैं। उसके तहत चुनाव आयोग को बहुत स्पष्ट रूप से अधिकार दिया गया है कि वो चुनाव के लिए बाकायदे उनका संचालन करे, उनका निर्देशन करे और नियंत्रण करे, उनकी जिम्मेदारी। इसमें एक शब्द है नियंत्रण करे, यानी कि वो इंश्योर करे कि किस तरीके से जो चुनाव हैं वो बड़े निष्पक्ष तरीके से हो सकते हैं, पारदर्शी तरीके से हो सकते हैं और स्वतंत्र रूप में हो सकते हैं। इसीलिए इसे कॉन्स्टिट्यूशनल मान्य मतलब बॉडी बनाया गया है। अब देखिए कि अब ये चुनाव आयोग पर निर्भर करता है, हमारे जो चुनाव आयुक्त हैं उन पर निर्भर करता है कि वो अपने इन अधिकारों का प्रयोग किस तरीके से करते हैं। टी एन शेषन साहब जो कैबिनेट सेक्रेटरी रहा, IAS अफसर थे, और बाद में जब उन्हें चुनाव आयोग का आयुक्त बनाया गया, कमाल कर दिया उन्होंने। आप यूं कह लीजिए कि पूरी के पूरे गटर को, अगर हम चुनाव प्रणाली को उस समय यह नाम दें जो लगभग इस स्थिति में आ चुका था, उसे बिल्कुल स्वच्छ निर्मल जल का कुंड बना दिया। अलग से कोई अधिकार नहीं थे, कोई एक्ट पारित नहीं किया गया, संविधान में कोई संशोधन नहीं किया गया। बस उन्होंने संविधान में ही जो शब्द निहित हैं और संविधान ने जो उनको दायित्व दिया है, उस दायित्व को पूरा करने के लिए उन्होंने ये कदम उठाए। तो याद रखिए कि संविधान की जो भाषा होती है, जरूरी नहीं है कि वो एक्सप्लेनेटरी हो और उसमें छोटी छोटी बातें लिखी जाएं।
सीधी सी बात है कि उसने चुनाव आयोग को ये अधिकार दिए हुए हैं कि वह जो भी चुनाव होते हैं, राज्यसभा के चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं और इसके साथ ही राष्ट्रपति के होते हैं, प्रधानमंत्री के होते हैं, जिन जिनके चुनाव की भी उनको जिम्मेदारी दी गई है, लोकसभा के चुनाव होते हैं, तो इनका संचालन करे, इनका निर्देशन करे और इनका नियंत्रण करे। सीधी सी बात है, इसकी व्यवस्था हमारा चुनाव आयोग करता है। दोस्तों, एक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। प्लीज़ इस पर आप लोग ध्यान रखें कि जो आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग है उन्हें जो सरकार ने 10% का आरक्षण दिया है, फिलहाल इस पर सुनवाई चल रही है। जो याचिका दायर की गई है वो इस बात को लेकर के की गई है कि सरकार ने जो कमज़ोर वर्ग के लोगों को, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोगों को जो आरक्षण दिया है वो संविधान के का जो मूलभूत ढांचा है उसके अगेंस्ट है। दो तीन प्रश्न उठाए गए हैं कि क्या सरकार को यह अधिकार प्राप्त था कि वो आर्थिक आधार पर आरक्षण दे सकती है, और बाकायदे 103वां संविधान संशोधन सरकार ने इसके लिए किया, तो उस संशोधन को ही कहीं ना कहीं एक प्रकार से आप यूं कह लीजिए कि चुनौती दी गई है। एक पॉइंट ये भी उठाया गया है कि क्या सरकार को यह अधिकार है कि जो गैर सहायता प्राप्त जो निजी शिक्षण संस्थान हैं उसके दाखिले के नियम बना सके, या कि वे स्वतंत्र है बिल्कुल अपने नियम खुद बनाने के लिए। तो इस तरीके से दो तीन प्रश्न उठाए गए हैं, अखबारों में आज इसके बारे में लिखा गया है, बहस जारी है। लेकिन चूंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है इसलिए आप लगातार इस पर अपनी नज़र बनाए रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कल एक बात और कही है और मुझे लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से, और उन्होंने ये कहा है, जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे पूछूं कि चुनाव लड़ने का जो अधिकार है, चाहे आप लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हो, राज्यसभा का चुनाव लड़ रहे हो, तो ये जो अधिकार है आपका मौलिक अधिकार है या आपका कानूनी अधिकार है, तो आपके दिमाग में क्या बात आएगी? मुझे लगता है कि ज़्यादातर तो यही आएगी कि हमारा मौलिक अधिकार है चुनाव लड़ना। लेकिन दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि न तो ये मौलिक अधिकार है और न ये सामान्य कानूनी अधिकार है। याद रखिए, ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। दरअसल हुआ ये था कि एक व्यक्ति जो राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे, बाकायदे उन्होंने नामांकन फॉर्म खरीदा, भरा, और इसके बाद उनको चुनाव लड़ने नहीं दिया गया। और इसलिए लड़ने नहीं दिया गया क्योंकि उसमें जो प्रस्तावक होते हैं, प्रस्तावक नहीं थे। तो जब प्रस्तावक नहीं थे तो सीधी सी बात है कि उनका नामांकन जो फॉर्म है वो रद्द हो गया। इसके खिलाफ फिर ये चुनाव बाकायदे सुप्रीम कोर्ट गए और उसमें उन्होंने कहा कि यह मेरा जो अभिव्यक्ति का अधिकार है और जो निजी अधिकार है, निजी जीवन का जो अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार, ये बाधित हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना ये निर्णय दिया है कि नहीं, जो चुनाव लड़ना है वो न तो आपका मौलिक अधिकार है और न ही सामान्य कानूनी अधिकार है। इसे ध्यान में रखिएगा। मैं आज आपको बिजनेस स्टैंडर्ड का एक आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूं, भारतीय शिक्षा व्यवस्था की बढ़ती जटिलताएं। इसमें कुछ बहुत अच्छे पॉइंट्स हमारे शिक्षा व्यवस्था पर उठाए गए हैं। मैं चाहूँगा कि आप उन पॉइंट्स को, एक दो पॉइंट ही, ज़्यादा नहीं है, आप उन्हें नोट कर लें, लेकिन आर्टिकल को पूरा पढ़ें। बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा हुआ, वेल रिटन आर्टिकल है। दोस्तों, अब मैं आता हूँ आज के मुख्य विषय पर, और वह है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए भाषा। कुछ दिनों पहले इस पर मैंने थोड़ी सी बातें की थी, खासकर प्रधानमंत्री जी के भाषण को लेकर के, कि प्लीज़ आप उसे सुनिएगा, खासकर जब वो कर्तव्य पथ का उद्घाटन कर रहे थे। सच पूछे तो मेरे लिए बहुत आश्चर्य की बात है। आश्चर्य की बात क्या? वो ये कि इसके बाद से मेरे पास कई मेल आ चुके हैं जिनमें यह रिक्वेस्ट की गई है कि सर आप हमें बताएं कि हम अपनी भाषा को बेहतर कैसे बनाएं। दोस्तों, ये पहली बार हुआ है। मैंने पहली बार नहीं कहा, ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार भाषा के बारे में बात कर रहा हूं। आप YouTube पर चले जाइए तो बाकायदे मेरा बहुत पुराना एक YouTube पर में लेक्चर है जिसमें मैंने कहा है कि आप अपनी भाषा को बेहतर बनाइए। मैं अपने डेली ऑडियो लेक्चर में भी कहता रहता हूं, लेकिन अभी तक किसी ने ये रिक्वेस्ट नहीं की कि सर हमें ये तो बताइए कि हम अपनी भाषा को बेहतर बनाएं कैसे। और इस बार ऐसा क्या हो गया? क्या मैं ये मान करके चलूं कि सच में हिंदी मीडियम से जो स्टूडेंट आप सब तैयारी कर रहे हैं उनमें ये चेतना जागृत हुई है, या यूं कह लीजिए कि अपनी भाषा के प्रति कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ही सही लेकिन एक संदेह का भाव पैदा हुआ है कि यार हमारी भाषा शायद वैसी नहीं है जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी है। तभी तो आप मुझसे ये पूछ रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों की जो भावना है, जो विचार है अपने बारे में, जो अपना मूल्यांकन है, उस का मैं अभिनंदन करता हूं, क्योंकि जब तक हम अपनी कमजोरियों को नहीं पकड़ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, और पकड़ने और समझने के बाद पहले तो आप स्वीकार ही कीजिए
और इसके बाद जब तक हम उन्हें दूर नहीं करेंगे तब तक एक बड़ी सफलता कैसे मिल सकती है। डेफिनेटली आप सब जो हिंदी भाषी हैं और जो हिंदी मीडियम को चुनते हैं, आप लोगों के दिमाग में एक बड़ा विचित्र सा भ्रम भर दिया गया है और खूब इसका प्रचार प्रसार भी होता है कि हिंदी भाषा के साथ भेदभाव होता है। दोस्तों, मैं इसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर पाता, क्योंकि जब मैं इस पर विचार करता हूं तो मुझे कहीं से भी कोई ऐसा क्लू नहीं मिलता जिसके आधार पर वाकई में भेदभाव किया जा सकता हो। इस पर मैंने बहुत विचार किया, साथ ही साथ बहुत सी मार्कशीट देखी, हिंदी स्टूडेंट से बातचीत भी हुई और जो भी मेरे लिए इसमें सहायक हो सकते हैं उनसे बातचीत की। मुझे कोई ऐसा सूत्र नहीं मिला कि मैं, अगर आपके मन में यह शिकायत है तो मैं उसे स्वीकार कर सकूं। बिल्कुल भी नहीं। हिंदी के साथ क्या, किसी भी भारतीय भाषा के साथ जिस मीडियम से आप अपीयर हो सकते हैं, कोई भेदभाव नहीं हो सकता। तो फिर इनका प्रतिशत कम क्यों है, चयन में प्रतिशत कम क्यों है? उसके बड़े ठोस कारण हैं। मैं उन ठोस कारणों पर नहीं जा रहा हूं, बकायदे इस पर यूट्यूब में मेरा एक लेक्चर है, आप उसे देखें, जिसमें मैंने बताया कि हिंदी मीडियम वालों को क्या करना चाहिए। उसे आप सुन लें। यहाँ उसके लिए अभी मुझे नहीं लगता कि इतना समय है कि मैं बातचीत कर सकूं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आप अपनी हिंदी के बारे में विचार करें कि आप कहते हैं कि आपका हिंदी मीडियम है और हिंदी आपको आती है, तो जो हिंदी आपको आ रही है वो किस तरह की हिंदी आ रही है, आपको ये जानना चाहिए। किस तरह की हिंदी आ रही है? मेरी बार बार अनुरोध करने के बावजूद मैं देखता हूं कि मेरे पास जो मेल आते हैं उन मेल्स में लगभग अब 50% मेल ऐसे आने लगे। पहले इसकी संख्या बहुत कम हो गई थी तो मैंने कहना बंद कर दिया, लेकिन अब चूंकि मैं कह नहीं रहा हूं तो अब मेरे पास 50% मेल्स ऐसे आते हैं जो रोमन लिपि में हिंदी लिखी हुई होती है, यानी कि देवनागरी नहीं है, वो लिख रहे हैं हिंदी हम, HUM, हम। आधा आधा पेज का मेल है। अब आप जाने, आपका काम जाने, आपको पढ़ने में आसानी हो रही है नहीं हो रही है, कितना टाइम लग रहा है, हमने तो अपना काम कर दिया। क्या ये भाषा के साथ किया जाने वाला न्याय है कि आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में यही हिंदी लिख करके आएंगे? और अगर यही हिंदी लिखेंगे तो फिर वर्तनी कैसे आपके दिमाग में बैठेगी कि आप सही मात्रा लगा रहे हैं कि नहीं, सही तरीके से हिंदी लिख रहे हैं या कि नहीं लिख रहे हैं? तो अगर भाषा के मामले में आपने इस तरह का आसान रास्ता अख्तियार किया तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं तो उसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा, और ज़्यादातर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। दोस्तों, देयर इज़ नो वे आउट। इसका कोई विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि आप सबको अपनी भाषा बेहतर बनानी ही चाहिए। कभी मैं इस विषय पर भी बात करूंगा। तो फ्रेंड्स, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं। इन्हीं में से एक दोस्त का नाम है पारस सिन्हा। आपके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।